नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं, बगावत उतर आई है। मुल्लाओं की सत्ता को जेंजी खुली चुनौती दे रही है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरे हुए रियाल ने सब्र की हद तोड़ दी है। खामेनेई के खिलाफ नारे अब डर नहीं, हौसला दिखा रहे हैं। सरकार की सख्ती ने लाशें गिर रही हैं, लेकिन आवाज थम नहीं रही है। सवाल साफ है कि क्या ईरान बदलाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है? और यही सवाल लगातार हम खड़ा भी कर रहे हैं। कैसे ईरान, जहां दशकों से मुल्लाओं की सत्ता अडिग मानी जाती थी, आज वही सड़कों पर बगावत का शोर है। तेहरान से लेकर गांव तक एक ही नारा, तानाशाह मुर्दाबाद। जिस अयातुल्लाह अली खामेनेई को ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना गया, वही आज जनता के गुस्से के केंद्र में है। देश की चौपट होती अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। ईरानी रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है। एक डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से भी काफी बाहर हो चुकी है। और इस गुस्से की अगुवाई कर रही है जेन जी। कॉलेज के छात्र, युवा, वो पीढ़ी जो सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है। सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं, सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती दिखाई दे रही है। मुल्लाओं ईरान छोड़ो, ये सिर्फ नारा नहीं, ये सिस्टम को ठुकराने की आवाज है। और ये आवाज देश के कोने कोने से, ईरान के कोने कोने से इस वक्त नजर आ रही है। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से सड़कों पर जेंजी है। जनरेशन जेड इस वक्त सड़कों पर है। महंगाई पर प्रदर्शन ये कर रहे हैं। भयानक आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी खुलेआम साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। ईरान की सड़कों पर तोड़फोड़ और हुड़दंग दिखाई पड़ता है। सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई पड़ता है। और इस सबको जो है इस वक्त ईरान, एक ऐसा देश जो कि काफी पुराना है, अपने इतिहास को समेटे हुए है। और वहां के जो नेता हैं, जो वहां के हुक्मरान हैं, वो खास तौर से अपने दरअसल वो जनता से उठे हुए ही नेता है। लेकिन अब उनके लिए किस तरीके से ये अलग अलग नारे निकल रहे हैं, जैसे कि खामेनेई मुर्दाबाद, इस तरह के नारों से अब ईरान एक तरीके से हिलता नजर आ रहा है। जेंजी ने यहां पर तूफान मचाया हुआ है। और आपको कुछ जानकारियां भी देते हैं किस तरीके से सत्ता से जो जनसैलाब टकराया हुआ है, कुछ जानकारियां आप उसको लेकर समझिए। देखिए, ईरान में 2022 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान से ग्रामीण इलाकों तक आग इस वक्त फैली हुई है। बताएं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सबसे बड़ा ट्रिगर बना हुआ है। यहां पर $1 जो रियाल है, दरअसल वो अब $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल ही से बढ़ चुका है। और इस प्रदर्शन में 17 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। बताइए आपको कि ईरान में खलीफा की सेना पर भी हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति मरा है। नारे सीधे खामेनेई के खिलाफ है, यानी कि जो ईरान के हुक्मरान है खामेनेई, उनके खिलाफ सीधे तौर पर जो टकराव की स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। कट्टरपंथी खलीफा का ईरान जल रहा है। प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। गोलियों की आवाजें सड़कों पर गूंज रही हैं। बताइए आपको कि लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू दिखे। जलती सड़कों, चीखते नारों और डर के बीच जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। खामेनेई की सेना के एक जवान की हत्या भी कर दी गई है। राष्ट्रपति मसूद ने पहली बार सरकार की नाकामी मानी है। यहां तक कह दिया कि अगर जनता की समस्याएं नहीं सुलझी तो अल्लाह हमें जहन्नुम भेजेगा। उन्होंने अमेरिका को दोष देने से इनकार कर दिया और पूरी जिम्मेदारी अपनी सरकार पर ले ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या सुधार की बातें अब बहुत देर से नहीं आ रही हैं? खामेनेई की सत्ता जो इजराइल अमेरिका हमलों से उबर ही रही थी, अब अंदर से ही अंदर हिल चुकी है। छुट्टियों की घोषणा, राजधानी खाली करने की कोशिश, ये सब आग बुझाने के उपाय हैं या डर की निशानी है? कुल मिलाकर ईरान आज चौराहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ सत्ता तो दूसरी ओर सड़कों पर उबलता जन आक्रोश। सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं, सवाल आजादी का है, भविष्य का है। और अब जेंजी सड़कों पर उतर आए हैं। तो इतिहास गवाह है, चाहे कितना भी विशाल साम्राज्य हो या शक्तिशाली सम्राट पतन के गर्भ में जाता ही है। अब खामेनेई का कट्टरपंथी खेल खत्म होने वाला है क्या? क्योंकि जेंजी के निशाने पर खलीफा है। सीधे जो वहां के नेता है, जो हुक्मरान है, सीधे वो जेंजी के निशाने पर हैं। और यही वजह है कि ये जो प्रदर्शन इस वक्त ईरान की सड़कों पर आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों के माध्यम से, प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ता है, इसका भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर
सत्ता संभालने वाले खामेनेई का क्या होगा, इसको लेकर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी राय रखते हैं, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त जो है आगजनी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां इतनी महंगाई है कि जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। कई जगहों पर तो देखिए प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा रोष में हैं कि वो घरों को जला रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर है उनको आग लगा रहे हैं। और उसी की बानगी इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा भी रहा है इन वीडियोस के माध्यम से, कैसे ईरान इस वक्त जो है वो अंदर ही अंदर यानी कि इंटरनली ही हिलता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर रियल किस तरीके से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और जेंसी गुस्से में है। और ये जेंसी का गुस्सा हमने नेपाल में भी देखा था, क्योंकि और बांग्लादेश में भी देखा है, और किस तरीके से ये जेंजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त हो रहा है वो ईरान के लिए किस तरीके से खतरा बनता जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी बानगी करती है। देखिए एक तरीके से कोई मॉल होगा या कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ है, और इस भीड़ में युवाएं हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं वो खास तौर से इस भीड़ का हिस्सा है, जो इस वक्त बेकाबू हैं, जो इस वक्त सीधे तौर पर वहां के नेता यानी कि खामेनेई को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो है ईरान के, उनकी ओर से इस बात को स्वीकारा जरूर गया कि हम इसकी जो गलती है वो सीधे तौर पर हमारी ही है, और वो किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर गलती है, अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, तो उसको सुधारने का काम भी किया जाना चाहिए। ये बात जेंजी कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं ईरान के, क्योंकि वहां पर इस प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि की गई है कि 17 मौतें हो चुकी है। यहाँ तक कि खलीफा की सेना पर भी हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो मरा है। और सबसे बड़ी बात ये जो कि चिंताजनक भी है कि नारे सीधे खामेनेई के खिलाफ है, नारे सीधे उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ईरान में 2022 के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है, और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन किस रूप जा रहा है ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और जानकारियां भी आपको बताते हैं किस तरीके से ईरान में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है उसमें किस तरीके से इसका रूप बदल रहा है। तो देखिए ईरान में लगातार 7वें दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता का आक्रोश उतरा हुआ है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़पें तक हुई हैं। बीते दिनों में 8 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त जनता का आक्रोश दिखाई पड़ता है, और ये 7वां दिन है। आप मानिए कि सप्ताह हो चुका है लगभग कि कैसे खामेनेई सरकार को चुनौती ये जेंजी दे रहे हैं, और कई बार तो जेंजी और सुरक्षाकर्मी आमने सामने होते हैं, झड़पें हो चुकी हैं, और इन झड़पों में जो मौतें हैं उनका आंकड़ा भी इस वक्त बढ़ता नजर आ रहा है। कई तो घायल भी हो जा रहे हैं, जिनकी संख्या दर्जनों की तादाद में बताई जाती है। तो कई शहरें इस वक्त जो हैं आग की चपेट में भी है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कि आग से मतलब है कि जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं तो आगजनी की खबरें भी सामने आती हैं, क्योंकि वहां पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं जो कि सीधे तौर पर चुनौती देने वाले हैं। एक मुश्किल घड़ी इस वक्त जो है वो खामेनेई सरकार के सामने निश्चित तौर पर आ चुकी है, क्योंकि जेंजी का प्रदर्शन देखा हमने, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, किस तरीके से तस्वीर को बदल देता है। फिलहाल विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर संजीव जी। और प्रश्न मेरा यही होगा आपसे, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में देखा हमने, पाकिस्तान में जब आर्थिक हालात हालांकि अभी भी खराब है, लेकिन जब महंगाई बहुत ज्यादा उफान पर थी तो वहां पर भी सड़कों पर लोग आ गए, और कुछ वैसा ही हाल इस वक्त ईरान का बना हुआ है। क्या देखते हैं भविष्य आप, कितनी चुनौती है इस वक्त खामेनेई सरकार के सामने? देखिए ईरान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो 42% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जो वहाँ की जो करेंसी है रियाल, उसका काफ़ी अवमूल्यन हुआ है डॉलर के मुकाबले, आधे से ज़्यादा वो गिर चुकी है। और रिटेल जो वस्तुएं हैं, जो दैनंदिन इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं, उनके जो दाम हैं वो बहुत ऊंचे जाहिर है कि पहुंच चुके हैं। और वहाँ की जो जनता है, ईरान की जनता अनेक आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रही है। और 2018 के बाद से, जब से अमेरिका जो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आया, उसके बाद से फिर से जो सैंक्शंस फिर से इम्पोज हुए हैं। और ट्रंप प्रशासन का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें एक बार फिर से एक मैक्सिमम कैंपेन ईरान के ऊपर लॉन्च करते हुए अनेक सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसको और टाइटन किया गया है। तो ऐसे में जो ईरान की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी दयनीय दिखाई देती हैं।
और इसी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ईरान की जो ये इस्लामिक रिजीम है, वो जिस तरीके से लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, उसका भी विरोध ईरान के लोग समय समय पर करते रहे हैं। 2022 में महसा अमीनी नामक एक महिला, जिनको कि ईरान की जो तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो ज्यादातर सारे काम उसको इमोरली करती थी, लेकिन नाम ही सिर्फ था मोरालिटी पुलिस, उसके द्वारा जिस तरीके से महसा अमीनी का डिटेंशन किया गया और उस डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से जो गुस्सा वहां की ईरान की महिलाओं का सड़कों पर फूट पड़ा था और एक लंबा जो आंदोलन महिलाओं की अपनी अधिकारों और आज़ादी को लेकर के चला था, वो भी एक इतिहास है कि ईरान के जो स्वतंत्रता पसंद लोग हैं वो इस दमन और शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसने जो महसा अमीनी के बाद जो शुरू हुए महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन को भी क्रश करने का काम किया और ब्रूटली उसे क्रश किया। अनेकों प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा गया, कई को फांसी की सजा दी गई, बहुत सारे लोगों को जेलों में रखा गया, प्रताड़नाएं दी गई। तो ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जिस तरीके की वहां पर वो दमन करते हैं और लोगों को उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ समय समय पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो भी एक कारण है। लेकिन जो तात्कालिक कारण निसंदेह जो आर्थिक जो स्थिति है उसका ठीक ना होना ही है और जिसकी की वजह से ये प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन मैं ये अवश्य आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1979 में ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद इस्लामिक रिजीम आई थी, उसके पहले जो शाह का ईरान हुआ करता था, वो जाहिर है कि बेहद आज़ाद ख्यालों का और स्वतंत्रता पसंद जो है ईरान था। अगर उस समय आप की तस्वीरों को अगर गूगल में जाएं और देखें कि 1979 के पहले की महिलाओं की क्या स्थिति थी, वहाँ पे लोग किस तरीके की आज़ादी, तो जाहिर है कि उनको आप पाएंगे कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं और अनेक तरीके की जो फ्रीडम थी मेन वुमेन के बीच में, जाहिर है कि एक स्वतंत्रता वहाँ पर थी जो कि छीन ली गई और महिलाओं को उनके घरों में कैद करने का और बुर्के में कैद करने का जो पूरा तंत्र जो इस्लामिक रिजीम ने इम्पोज किया, उसका भी एक असंतोष लोगों के अंदर रहता है। लोग यही चाहते हैं कि पुराना जो शाह का शासन है, उस समय जो हमें स्वतंत्रता मिलती थी, उस तरह की स्वतंत्रता हमें क्यों अब नहीं मिलती, और उसको लेकर के और समय समय पर जब कभी भी कोई महिला इसके ऊपर एक आरोप लगा करके कि आपने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना है, उसको डिटेन कर लिया जाता है और महसा अमीनी जैसी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, तो उसका भी एक बहुत ज्यादा असंतोष लोगों के अंदर रहता है। ईरान में डेमोक्रेसी को लेकर के भी मूवमेंट चले और अनेक प्रोमिनेंट डेमोक्रेसी के जो की मांग करने वाले लोगों को वहां पर ब्रूटली मर्डर भी किया गया है, क्रश भी किया गया है, क्रैकडाउन किया गया है। तो ये ईरान का के इस्लामिक रिजीम को भी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस तरह की स्थितियों को न पैदा होने दे, लेकिन उन्होंने पहले कोई कदम नहीं उठाया। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा हूं कि ये जो पेजेश्कियान की जो सरकार है, वो इन प्रदर्शनकारियों से संवाद की बातें कर रही है, लेकिन ये संवाद की बातें मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक दिखावे की है। और संजीव जी इसको देखिए, वहां ये की सरकार का बयान भी सामने आया। आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति मसूद की, उनकी ओर से हालांकि मोर्चा जरूर संभाला गया, लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ईरान में, विदेशी ताकतें हैं जो कि देश में फूट डाल रही हैं। वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? देखिए, विदेशी ताकतें तो निसंदेह वहां पर चाहती हैं, जैसे इशारा जाहिर है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ है, बहुत स्पष्ट है। और जहां तक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अल्टीमेट गोल यदि पूछें कि ईरान में उनका क्या है, तो वो रिजीम चेंज कराना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो साजिशें तो वहां चली रही हैं। इजराइल की भी हमेशा कोशिश रहती है और इजराइल भी इस तरीके की जो वहां पर अनेक तरीके की साजिशों में संलग्न रहता है, किस तरीके से जो ये रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, उसको बदल दिया जाए। और क्योंकि ये जो इस्लामिक रिजीम है वो इजराइल को और अमेरिका को डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाती है। वो जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं अयतुल्ला खामनेई, वो सीधे सीधे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएगा तो हम इजराइल को वर्ल्ड मैप से भी मिटा देंगे। इस तरीके की जो थ्रेट और धमकियां जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम इजराइल को देती है, उसी वजह से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के बहुत आशंकित रहता है। और एक 90 लाख का जो की आबादी का लगभग ये मुल्क अगर जाहिर है कि अपनी सुरक्षा को लेकर के और किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक को लेकर के बहुत आशंकित रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इजराइल के साथ एक आयरन क्लॉड जो कमिटमेंट है, एक बहुत ही रोबस्ट और डीप पार्टनरशिप है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ज्यूइश लॉबी है, जो ज्यूइश डायस्पोरा है, बहुत ही सशक्त और मजबूत है। वो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को
इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए पूरी तरीके से उसको अपना विवश भी करता है, और अमेरिका के राष्ट्रपतियों का कमिटमेंट भी रहता है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेटिक हो। और यदि रिपब्लिकन्स हैं तो जाहिर है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज और ज़्यादा सख्त होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, और स्वयं डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भी छवि जो ऐसी है कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, ताकत दिखाने की बात करते हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि विदेशी ताकतें तो हैं ही। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान देखा, उन्होंने कहा कि यदि ईरान अपने जो वहाँ पे हो रहे विरोध प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा बल प्रयोग करेगा, गोलियां चलाएगा, उनको सप्रेस करेगा, तो अमेरिका इंटरवीन करने से भी नहीं चूकेगा। इस तरीके की भी अब बातें आने शुरू हो गई हैं। तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के इस्लामिक रिजीम को पसंद नहीं करते हैं, और वहीं इस्लामिक रिजीम अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये है। लेकिन जो ईरान की आंतरिक स्थितियां हैं, वो उसके पीछे जाहिर है कि ईरान के जो एक तानाशाहीपूर्ण जो सत्ता है, अथॉरिटेरियन जो रूल है, वो भी इसका कारण है। संवाद की बातें अभी ये कर रहे हैं, पहले इन्होंने क्यों नहीं संवाद किया? पहले भी संवाद कर सकते थे, लेकिन जो संवाद जब कभी भी करने की बात आती है तो उसको सप्रेस करना, क्रैक डाउन करना। महसा अमीनी की हत्या के बाद अनेकों प्रदर्शनकारियों को की हत्याएं की गई, उसके बाद भी बड़े तरीके से क्रैक डाउन किया गया। तो ये जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम इस विदेशी ताकतों की साजिशों की बात तो जरूर कह रही है, और वो है भी, लेकिन अपने एक्शंस को भी उन्हें ध्यान देना होगा कि उनके अपने एक्शंस क्या हैं, और उस आधार पर अब पहले अपने आप को बेहतर बनाना होगा। विदेशी ताकतों का तो उन्हें मुकाबला जो करना है वो तो कभी करना ही है, लेकिन यह है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देखने की आवश्यकता है कि अपने लोगों के साथ वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। संवाद अगर आप पहले से करते तो शायद ये स्थितियां इस तरीके की विद्रोह वाली ना होती, लेकिन जाहिर है कि जनता को जो है इग्नोर करके रखा गया, उनकी समस्याओं पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। और आर्थिक दुश्वारियां तो ऐसे विषय होते हैं उसमें कोई भी जनता होती है विद्रोह कर सकती है। तो ये जो पूरी स्थिति है, मेरा मानना है कि ईरान के अपने जो इस्लामिक रिजीम है, विदेशी ताकतों का तो इसमें हाथ अवश्य है ही। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। आपका बहुत धन्यवाद संजीव जी, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी रखने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी